लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अलावा जो ग्लास स्लैब के बारे में हमने पढ़ा था उसमें एक डेरिवेशन आता है छोटा सा, तो वो डेरिवेशन भी मैं सिखा दूंगा अभी एडवांस में। तो वो डेरिवेशन हम करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आज के लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन फैक्टर्स पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, ये सब हम सीखेंगे। अपनी बुक आप खोल सकते हो, पेज नंबर 174। और जो लॉज हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, जो कि हमने फॉर्मुलेट किए किस बेसिस पे, तो एक रे डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं जो साइमल्टेनियसली आपको ड्रॉ करना है। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। तो एक रे डायग्राम जो ड्रॉ करना है वो ये इस तरह से है कि ये कोई बाउंड्री है सेपरेटिंग टू सरफेसेस। ऊपर है मीडियम वन, लिख दो मीडियम वन। नीचे है मीडियम टू। साथ ही साथ ये कंसेप्ट भी समझो, प्रोग्रेसिव शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं। तुमने गौर किया तो मैंने ऊपर पूरा लिखा है मीडियम और नीचे खाली एम डॉट लिखा है। अब अंडरस्टूड है, हमारा दिमाग इससे समझ सकता है कि ऊपर मीडियम लिखा है तो नीचे एम का मतलब मीडियम है। तो ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है। अब कोई रे इंसिडेंट है, लाइट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। आगे के सभी रे डायग्राम में हम इंसिडेंट रे को पी क्यू से दिखाने वाले हैं, यानी कॉमन नॉमेनक्लेचर बोलते हैं इसको, या बोले नेमिंग प्रोसेस। तो कॉमन नेमिंग प्रोसेस हम यूज करने वाले हैं। तो हियर दिस पॉइंट इज क्यू, जो कि इस इंटरफेस पर है जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रही है। अब ये रे किधर जाएगी वो जानने के लिए हम पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जिससे हम वेल डिफाइन कर सकें इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह को। सो हियर इज नॉर्मल, जिसको मैं नाम देता हूँ N1 N2। N1 N2 इज नॉर्मल ऑन दिस सरफेस, जिसका नाम मैंने रखा XY, जो कि सेपरेट कर रही है मीडियम वन और मीडियम टू। अब सपोज आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर रे जो PQ है वो रिफ्रैक्ट होकर बैंड हो जाती है इस तरह से, यानी अगर ये सीधी गई होती तो ये फॉलो करती डॉटेड लाइन पाथ को, जो कि है पाथ PQT। अभी ये मुड़कर आ गई पाथ QR पर। तो यहां पर मैं एंगल्स मार्क कर सकता हूं बच्चों। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको हम दिखाते हैं सिंबल I से, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे जिसमें मैंने एरो लगाया, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसमें एक पॉइंट ये है कि इंसिडेंट रे जो I यानी PQ, रिफ्रैक्टेड रे QR एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दैट इज Q, ये तीनों एक ही प्लेन में है। तो जैसे कि हमने ड्रॉ भी किया है यहाँ पर, ये पेपर के प्लेन में है, आप लोगों ने ड्रॉ किया पेपर के प्लेन में और मैंने ड्रॉ किया स्क्रीन के प्लेन में, तो एक ही प्लेन में है। एक तो ये लॉ हो गया। दूसरा लॉ लिंक करते हुए स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया, जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। स्नेल ने बताया कि अगर हम रेशियो लेते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर के साथ, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, तो ये रेशियो एक कांस्टेंट होता है और उसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लॉस देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो कि पॉइंट क्यू था हमारे इस केस में, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब के सब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। और सेकेंड पॉइंट है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant,
फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो साथ में कंडीशन है बच्चों, गिवन कलर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी अगर लाइट का कलर चेंज हो जाए तो एक्चुअल में क्या होता है, लाइट का कलर जो चेंज होता है वो कलर फ्रीक्वेंसी से लिंक्ड होता है। कलर इज एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी। कलर एक्चुअल में बाहर नहीं है, अगर समझा जाए तो कलर हमारी आंख के अंदर बनता है। अ, वही लाइट जिसको हम देख रहे हैं वो अलग कलर की दिख सकती है, वही लाइट उसको अगर एक खरगोश देख रहा है या एक कुत्ता देख रहा है, एक गाय देख रही है, उसको अलग रंग की दिख सकती है। इट इज बिकॉज ऑफ द परसेप्शन। जैसे बोलते हैं ना, नजरें बदलो तो नजरिया बदल जाएगा। तो एक्चुअल में हमारी आंख के अंदर कोन शेप्ड सेल्स हैं जो हमें कलर का परसेप्शन देते हैं, और उसको स्टिमुलेट कौन करता है, फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेट करती है बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर हमें अलग अलग कलर का आभास होता है, भान होता है, एहसास होता है। पर ये कोन शेप्ड सेल्स कुत्ते, गाय, उनकी आंख में या खरगोश की आंख में एब्सेंट है, वहां है ही नहीं, उनको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। इट मींस लाइट में कलर नहीं है, कलर हमारी आंख में जाकर पैदा होता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम सिंबल न्यू से दिखाते हैं। तो फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। जब भी आपसे स्नेल्स लॉ पूछा जाए तो आप बोलोगे sin a by sin r equal to constant. This is true for angle greater than 0 and less than 90 डिग्री। तो यहां गौर करो, आप ध्यान से देखो तो इक्वल टू का सिंबल नहीं है, लेस देन 90। तो 90 होते ही या 0 होते ही, दोनों ही केस में, जब एंगल 0 होता है तो कैसे होता है समझो, 90 होता है तो कैसे होता है, इसी डायग्राम के रेफरेंस में मैं बात करता हूं और ये डिफरेंट कलर से दिखाता हूं। अगर रे आ रही है पैरेलल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई, येलो कलर की जो मैंने दिखाई ये रे है, अगर रे ऐसे आ रही है तो बच्चों इसको कहते हैं ग्लेंसिंग इंसिडेंस। एक नई टर्म सीखो, इट इज कॉल्ड ग्लेंसिंग, ग्लेंसिंग इंसिडेंस। तो इस केस में यानी टकरा तो रही है उसे, ग्रेज करते हुए जा रही है, स्नेल्स लॉ काम नहीं करेगा या नहीं लागू होगा या नहीं लगाया जा सकता है। अगर रे आ रही है नॉर्मल के अलोंग, इसको मैं बच्चों डिफरेंट कलर से दिखा देता हूं। सपोज रे आ रही है नॉर्मल के अलोंग, अलोंग दिस डायरेक्शन, अगर ऐसे आए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्री, और ग्लैंसिंग इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 90 डिग्री। तो उल्टी हो गई सिचुएशन, ठीक है, 0 एंड 90 के बीच होना चाहिए। तो ये 90 हो गया, अब भी स्नेल्स लॉ काम नहीं करेगा, यानी साइन ए अपॉन साइन आर इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, साइन ए बाय साइन आर इज नॉट इक्वल टू म्यू। साइन ए बाय साइन आर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, स्नेल्स लॉ फेल हो जाएगा नॉर्मल इंसिडेंस के लिए भी और ग्लेंसिंग इंसिडेंस के लिए भी। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे नॉर्मल इंसिडेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो बच्चों नॉर्मल इंसिडेंस के लिए बताओ कितना होगा, तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नहीं 90 नहीं, 0 डिग्री हुआ नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। अलोंग द नॉर्मल आई तो आई हो गया 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? और ग्लेंसिंग इंसिडेंस के लिए एंगल कितना हो, 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे हम समझते हैं, तो इन दोनों केस में स्नेल्स लॉ काम नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है साफ साफ, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। If I is the angle of incidence, R is the angle of refraction, then sin I by sin R is constant. इसी कांस्टेंट को हम म्यू से या फिर n से दिखाते हैं। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। इसको अंडरलाइन करो, इसको गौर से समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है, पर किसका और किसके रिस्पेक्ट में, ये भी मैटर करता है, किसका किसके रिस्पेक्ट में। तो सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ इस डायग्राम के रेफरेंस में अगर मैं लिखता हूं स्नेल्स लॉ को, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन आई
अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू से दिखा सकता हूं, एन से दिखा सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, म्यू टू वन से जनरली हम दिखाते हैं, या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये लिखने के जो तरीके हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, वो मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा तुमको। तो म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख सकते हैं, एन से दिखा सकते हैं, स्मॉल एन से, एन टू अपॉन एन वन लिख सकते हैं। तो ये है कांस्टेंट सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, यानी रे जा रही है मीडियम वन से मीडियम टू में, ये सिचुएशन। लेट अस स्टडी अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल। तो ये डिटेल में पढ़ने से पहले मैं एक डेरिवेशन यहां पर लेना चाहूंगा, या वो डेरिवेशन में यहाँ पे करवाना चाहूंगा। तो वो तुमको कॉपी में करना है, और आगे हायर क्लासेस में ये डेरिवेशन 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले बच्चों। हेडिंग इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। लिख लो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। ब्रैकेट में लिखेंगे हम एक्सप्रेशन फॉर, हम यहां पर वैल्यू निकालने जा रहे हैं किसकी, लेटरल डेविएशन। लेटरल, ये समझाया था तुम्हें, परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है, लेटरल डेविएशन। डेविएशन का मतलब विस्थापन, कि वो अपनी दिशा से, जिस दिशा में जा रही थी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेटरल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने अमाउंट से डेविएट हो गई, उसका एक्सप्रेशन हमको निकालना है। साथ ही साथ हम यहां पर यह भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं। पर उसको समझने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो एलिमेंट्री डिटेल है उतना जानना जरूरी था। पर मैं ये डेरिवेशन पहले करवा रहा हूं आपको, तो इस डेरिवेशन को करते हैं। हम बनाएंगे ग्लास स्लैब, और इस ग्लास स्लैब का नाम मैं रख देता हूं ABCD। यानी जैसे आपने एक कागज का टुकड़ा लिया या पेपर लिया, A4 साइज का जो फोटोकॉपी में हम यूज करते हैं, उस पर आपने ग्लास स्लैब को रखा, उसके कॉर्नर्स मार्क किए, कॉर्नर्स मार्क करने के बाद आपने उसको उठा दिया, वहां से हटा के रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, और इसकी नेमिंग हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में ABCD। और ये बनाने के बाद हमने ग्लास स्लैब को इस पे वापस रख सकते हैं, पर उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे ले लेते हैं। सपोज इंसिडेंट रे को मैं दिखा रहा हूं ग्रीन कलर से, हियर इज द इंसिडेंट रे। और कन्वेंशन जो हमको फॉलो करना है कि इंसिडेंट रे को मैं हमेशा PQ से दिखाने वाला हूं। आगे के पूरे डिस्कशन में ड्यूरिंग द रे ऑप्टिक्स इंसिडेंट रे को मैं PQ से दिखाने वाला हूं। तो Q वो पॉइंट है जहां पर ये रे इंसिडेंट हो रही है ग्लास स्लैब पर। ग्लास स्लैब के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, सपोज इट इज म्यू, जिसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। तो यहां पर है हवा, और ये जो मीडियम है वो है ग्लास। तो अभी मैं इस पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं पॉइंट Q पर, और इस नॉर्मल को मैं एक्सटेंड कर देता हूं अप टू द बॉटम फेस, और इसका नाम मैं रखता हूं नॉर्मल का N1 N2, दिस इज द नॉर्मल। तो अभी क्या होगा, रे जो है बैंड होगी, क्योंकि ग्लास इज डेंसर देन एयर, तो रे आ रही है रेयर टू डेंसर मीडियम। जो पहले वाला डायग्राम बनाया था हमने, उससे आप ये समझ सकते हैं कि जब भी ऐसा होगा कि एंगल R इज लेस देन एंगल I,
एंगल आई से छोटा है, इट मीन्स रे इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अगर मीडियम 1 में स्पीड है v1, मीडियम 2 में स्पीड है v2, तो हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि डेंसर मीडियम, जब जैसे आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं और झाड़ियां वहां पर घनी हैं, तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, आप धीरे धीरे चल पाएंगे क्योंकि झाड़ियां आपका रास्ता रोक रही है। तो वैसी स्थिति यहाँ पर है, लाइट के लिए घना माध्यम है, सघन, डेंसर। सो V2 इज लेस देन V1, तो V2 कम हो जाएगा V1 से, R भी कम हो गया I से, V2 भी V1 से कम हो गया, तो यहां से हमें पता चलता है। पर साथ ही साथ आपको समझना होगा, यहां पर हम लगा सकते हैं एक प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? वो कहता है अगर मैं लाइट के रास्ते में कहीं पर मिरर लगा दूं, ये मैंने लगा दिया मिरर, सपोज मिरर M इज मिरर, तो ये लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, वापस उसी रास्ते लौट जाएगी। तो जब वापस उसी रास्ते लौटेगी, तो अभी R को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और I को बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? रे जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। तो जब हमने यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर को बोला था म्यू 2 1, तो अब जब लिखेंगे हम स्नेल्स लॉ को इस सिचुएशन के लिए, जो मैंने अभी नई रे बनाई है पर्पल कलर में, ये रे जा रही है पॉइंट R से Q, RQ इज द इंसिडेंट रे एंड QP इज द रिफ्रैक्टेड रे। इस सिचुएशन के लिए अगर मैं लिखता हूं, तो मुझे लिखना होगा साइन R अपॉन साइन I। तो वास्तव में वो किसके बराबर होगा? वो होगा म्यू 1 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 अपॉन म्यू 2 1? इज इट ओके? बताओ क्या लिख सकता हूं ऐसे? क्योंकि उल्टा कर दिया ना, साइन आर अपॉन साइन आई कर दिया, तो उसका उल्टा है ये, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहां से इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है, और अगर हम ये कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास को मैंने लिखा है G से, विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, यानी 1.5 होता है। अगर मैं ऐसा कहूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 होता है, जैसे कि ये मान लो, तो बताओ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा? तो तुमने सीधे ये रूल लगाया 2/3। अब यहां से क्या बात हमारे समझ में आई कि जब भी रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो लेस देन 1 होगा, 2/3 इज लेस देन 1। और जब भी तुम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो डेंसर की स्पेलिंग में ई आएगा कि ओ आएगा? बताओ। तो जब भी तुम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे, इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से हम पहचान सकते हैं कि रे जो है कौन से मीडियम, रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उससे पहचान सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से पहचान सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट मेथड्स, वेज बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई। तो यहां पर हम देख रहे हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, तो रे जो है बैंड होगी और ये आएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये बैंड हुई। अगर बैंड नहीं होती तो सीधी चली गई होती इस रास्ते। अगर ये ग्लास स्लैब यहां पर नहीं होती, तो रे पाथ PQT को फॉलो करती। पर अभी क्योंकि ग्लास स्लैब है तो रे बैंड हुई और ये आ गई
रिफ्रैक्टेड रे बनकर क्यू आर पाथ पे, so this point is R। अभी मैं यहां मार्क कर सकता हूं, here is the angle of incidence I, angle of refraction R। अब यहां क्योंकि यहां फिर से मुझे I और R लिखने होंगे, तो यहां नॉर्मल ड्रॉ करता हूं पहले मैं, क्योंकि सेकेंड टाइम फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको मैंने नाम दिया एन डैश। अभी तक मैंने एन कहीं यूज नहीं किया, अभी एन यूज करूंगा, इसको मैंने एन डैश नाम दिया। तो क्या तुम बता सकते हो कि ये वाला एंगल कितना लिख सकता हूं इसको, ये किसके बराबर होगा? क्या इस एंगल को मैं आर लिख सकता हूं? ये देखो, ये आर और ये आर एंगल अल्टरनेट एंगल है, दो पैरेलल रेज हैं, देयर आर टू पैरेलल रेज क्यू एन टू एंड एन डैश, उसको ये एक ऑब्लिक लाइन कट कर रही है, तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये भी होगा आर, जो कि सेकेंड इंटरफेस ए बी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और पॉइंट आर पर ये रे रिफ्रैक्ट होगी। अब ये जा रही डेंसर टू रेयर, तो नॉर्मल से दूर हटेगी, और नॉर्मल से दूर भी इस तरह से हटती है कि ये पैरेलल हो जाती है इंसिडेंट रे के, यानी इस पाथ के पैरेलल हो जाती है। तो इमर्जेंट रे से मैं दिखा रहा हूं, इमर्जेंट जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल गई, इसलिए इमर्जेंट बाहर निकल गई, आर एस इज द इमर्जेंट रे, PQ is the incident ray, QR is the refracted ray, RS is the emergent ray. So here it is angle of emergence E. E is angle of emergence. मैं बाद में ये प्रूव करके तुम्हें दिखा दूंगा कि E is equal to I। अभी भी प्रूव कर सकते हैं E is equal to I। कैसे? शॉर्ट में अगर रेफरेंस साइड में मैं बताऊं, तो Q पर रिफ्रैक्शन अगर कंसीडर करके मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, स्नेल्स लॉ एट Q, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा mu glass with respect to air is sin I upon sin R। इसमें कोई आपत्ति है तो बताओ, कोई बात अभी तक जो समझ में नहीं आई? ओके, अब मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं पॉइंट आर पर, पॉइंट आर पर स्नेल्स लॉ लगाता हूं, रे जा रही है ग्लास से हवा में, ग्लास से हवा में जा रही, तो मैं क्या लिखूंगा? म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी आर है, तो आर है तो साइन आर, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी ई है, पर वो ई आई के बराबर है, वो मुझे प्रूव करना है। तो अभी साइन ई माना मैंने उसको, मुझे प्रूव करना है कि ई ही आई है। सो अब इन दोनों का रिलेशन हम जानते हैं, अभी मैंने लिखा था एज म्यू जी ए इक्वल टू 1/म्यू ए जी। तो मैं वैल्यूज रख देता हूं बच्चों, मैंने वैल्यूज रखी, म्यू जी ए की वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर, 1/म्यू ए जी, तो ये उल्टा हो गया इसका, तो मैं लिखूंगा साइन ई अपॉन साइन आर। तो यहां से तुमने देखा प्रूव हो जाता है, ये तभी पॉसिबल है जैसे साइन आर से साइन आर कट गया, साइन आई अगर साइन ई के बराबर है, इट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमने यहां से प्रूव कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, और जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं उसमें हमें लेटरल डेविएशन का एक्सप्रेशन निकालना है। क्या तुम बता सकते हो यहां लेटरल डेविएशन कौन सी क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं आर से इस पर, रे क्यूटी पर परपेंडिकुलर के फुट को, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं एन, ये 90 डिग्री एंगल दिखाने के लिए ऐसे ये लाइन खींची। तो क्या अब इस डायग्राम में तुम बता सकते हो कि लेटरल डेविएशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है लेटरल डेविएशन?
हाँ, आर एन इज द लिटरल डेविएशन, कि ये अपने रास्ते चली जाती अगर ग्लास स्लैब नहीं होती, रास्ते किससे, कौन सा रास्ता, पी क्यू टी पर चले जाती, और ग्लास स्लैब ने उसको आर एस पर भेजा तो कितना खिसक गई, एन से आर तक आर एन खिसक गई। सो वी हैव टू कैलकुलेट आर एन। सो नाउ वी हैव टू जनरेट आइडिया हाउ टू कैलकुलेट आर एन। हमें आइडिया जनरेट करना है आर एन कैसे कैलकुलेट करें। अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें पता है हाउ मच इज कॉस थीटा बेस अपॉन hypotenuse, how much is sin theta perpendicular upon hypotenuse, and the tan theta perpendicular upon base. So दिमाग लगाते हुए हमने सोचा अगर ये एंगल आर है, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा आई है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आई और ये, दीज आर वर्टिकली अपोजिट, सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो पूरा आई था, उसमें से आर कम कर दिया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है, आई माइनस आर। मैं इसको डेल्टा से दिखाता हूं, दिस इज सिंबल डेल्टा, एंड डेल्टा स्टैंड्स फॉर डेविएशन, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। रे जा रही थी रास्ते क्यू टी पर, कितने एंगल से डेविएट हो गई, क्यू आर पर चली गई, तो वो एंगल डेल्टा से डेविएट हो गई, विमुख हो गई अपने पुराने रास्ते से, इतना बैंड हो गई। तो डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि आई माइनस आर के बराबर है। मुझे डेल्टा अभी नहीं पता है, पर मुझे आई पता है, ठीक है। आई मेरे कंट्रोल में है। मान लो तुम ये एक्सपेरिमेंट भी करते हो लेजर लाइट को लेकर ग्लास स्लैब के साथ, तो लेजर लाइट से कितने एंगल पर तुम लाइट डालोगे तुम्हारे कंट्रोल में, तुम यहाँ डी लगाकर एंगल मेजर कर सकते हो। आई इज मेजरेबल, ठीक है। आर तब तक नहीं मेजर कर सकते जब तक तुम ये डायग्राम ना बनाओ, डायग्राम बनाओ तब आर मेजर कर सकते हो, क्योंकि आर अंदर है ग्लास स्लैब के। बिना डायग्राम बनाए, बिना क्यू आर को लोकेट किए तुम आर नहीं निकाल सकते। हाँ, ई तुम्हें मिल जाएगा, इमर्जेंट रे तुम्हें दिखेगी, और नॉर्मल से तुम उसका एंगल नाप सकते हो, जो कि बराबर आ जाएगा आई के, तुम वेरीफाई कर सकते हो। अब सवाल यह कि हमें आर एन निकालना है। इस ग्लास स्लैब की जो चौड़ाई है वो हमको पता है बच्चों, वो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, द थिकनेस, और थिकनेस की जगह बोले विड्थ, थिकनेस नहीं विड्थ, इसकी विड्थ है सपोज टी, टी इज द विड्थ ऑफ दिस ग्लास स्लैब, ये वाली साइड, ये हमको पता है। इट मींस क्यू एन टू किसके बराबर होगा, क्या मैं क्यू एन टू को टी लिख सकता हूं, बताओ, हाँ कि ना। ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है N2, क्यू एन टू जो है परपेंडिकुलर है, और ये BC जो है, तो बराबर हुए कि नहीं हुए। अच्छा, ओके, मैं क्यू एन टू को T लिख सकता हूं। अगर मुझे एंगल R पता हो, ये वाला एंगल है R, ये पता हो, तो हाइपोटेनियस क्यू आर पता चल जाएगा, क्योंकि क्यू एन टू मुझे पता है, बेस मुझे पता है, हाइपोटेनियस पता करना है, तो मैं ये रेशो यूज करूंगा cos थीटा, बेस और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन। और अगर मुझे क्यू आर पता हो जाए तो मैं आर एन निकाल सकता हूं। तो थोड़ा आसान बनाते हुए मैं समझाता हूं, पहले हम डिराइव कर लेते हैं, फिर रिवर्स में इसको समझेंगे। तुम लिखोगे हियर, पहले तो हम लिख सकते हैं एक लाइन, सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर, तो सब कुछ डिस्क्राइब हो गया कि ये कौन सी इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर से जा रही है, इमर्जेंट रे कौन सी है, लेटरल डेविएशन कौन सा है, सब कुछ डिफाइन हो गया, सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर। अब यहां सीधे मैथमेटिक्स पे आते हैं। हियर साइन डेल्टा, साइन क्यों लिया मैंने, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस में पता कर सकता हूं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन साइन थीटा होता है, तो मैं लिखता हूं
साइन डेल्टा यानी साइन आई माइनस आर। क्या तुम बता सकते हो ट्राइंगल क्यू आर एन में ये किसके बराबर होगा? ये किस में आ रहा है? ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल क्यू आर एन, बताओ कितना है साइन डेल्टा? ये दिस डेल्टा, साइन डेल्टा इज परपेंडिकुलर आर एन अपॉन हाइपोटेन्यूस क्यू आर। तो क्या मैं इसको आर एन अपॉन क्यू आर लिख सकता हूं? इज इट ओके विद? अब मुझे निकालना आर एन है तो मैं इसको रीअरेंज करता हूं एक्सप्रेशन को। आर एन इक्वल टू क्यू आर मल्टीप्लाई हो गया इधर आकर क्यू आर टाइम्स साइन डेल्टा, ऐसा लिख सकता हूं। अब क्यू आर की वैल्यू मैं क्योंकि पता कर सकता हूं आल्सो टी के टर्म्स में इसको मैं ला सकता हूं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने अभी ट्राइंगल पकड़ा क्यू एन टू आर, क्यू एन टू आर देख लो डायग्राम में कहां पर है, ये रहा क्यू एन टू आर। तो क्यू एन टू आर मैंने ये ट्राइंगल पकड़ा तो इसमें मैं कॉस आर लेता हूं क्योंकि बेस पता है मुझे टी है। कॉस आर इक्वल टू क्या लिखूं? बेस क्यू एन टू अपॉन हाइपोटेनियस क्यू आर। छोटा आर अलग है, बड़ा आर अलग है, ध्यान से समझना है ना, सिंबल्स पे गौर करना। तो कॉस आर मुझे क्यू एन टू अपॉन क्यू आर, क्यू एन टू को क्या मैं टी लिख सकता हूं जैसे मैंने पहले ऊपर देखा था स्मॉल टी अपॉन क्यू आर। यहां तक समझ में आया या पूछना है कुछ? ओके, अब मैं क्या करता हूं, क्यू आर की वैल्यू मुझे चाहिए थी तो यहां से क्यू आर को मैं कॉस आर की जगह ले जाता हूं, कॉस आर को क्यू आर की जगह, तो क्यू आर की वैल्यू मिलती है टी अपॉन कॉस आर। तो दिस इज वैल्यू ऑफ क्यू आर और ये वैल्यू उठाकर मैं ऊपर इक्वेशन वन में रख देता हूं क्योंकि मुझे निकालना तो आ रहा है। So putting this value in equation 1, we get तो इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो हमें मिलता है आर एन इक्वल टू क्यू आर की जगह स्मॉल टी अपॉन कॉस आर टाइम्स साइन डेल्टा। तो ये एक्सप्रेशन मिल गया हमको कि लेटरल डेविएशन कितना होगा। लेटरल डेविएशन होगा बच्चों आर एन, वो होगा टी ऑफ साइन डेल्टा की जगह मैं लिख सकता हूं आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। जो बात नहीं समझ में आई पूछो। हम्म, ये देखो इक्वेशन इक्वेशन वन देखो, आर एन में क्या लिखा है? क्यू आर साइन डेल्टा लिखा है, ठीक है। अब क्यू आर की वैल्यू मैंने निकाली स्मॉल टी अपॉन कॉस आर, तो क्यू आर की इस वैल्यू को स्मॉल टी अपॉन कॉस आर को उठा के इस क्यू आर की जगह रख दिया, टी अपॉन कॉस आर और साइन डेल्टा ऐसा कैसा आ गया। उसके बाद डेल्टा मैं जानता हूं आई माइनस आर है, डेल्टा इज आई माइनस आर, डेल्टा की जगह आई माइनस आर रख दिया, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, रक्षित बैठा है क्या तुम्हारे पास या सो रहा है? हाँ, अच्छा, तो ये बताओ, ग्लैंसिंग इंसिडेंस मैंने बताया था अभी तुमको, दोबारा दिखा देता हूँ याद हो जाएगा। एक था नॉर्मल इंसिडेंस, एक था ग्लैंसिंग इंसिडेंस। तो बताओ ग्लैंसिंग इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 90 डिग्री, वेरी गुड। तो अगर मैं
इस एक्सप्रेशन में तुमसे पूछूं, बताओ ग्लेंसिंग इंसिडेंस के लिए, यानी रे अगर इसके पैरेलल आए तो लेटरल डेविएशन कितना होगा। यानी तुम एक ग्लास स्लैब लेकर इस डायरेक्शन में लेजर लाइट डालो, तो यहां अगर दीवार है सामने, तो लेजर लाइट का जो डॉट है वो कहां दिखाई देगा तुमको। तो इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, आई की जगह क्या लिखेंगे, 90, आई 90 हो गया। और आई की जगह 90 लिखा तुमने ग्लेंसिंग इंसिडेंस के लिए, तो आर एन कितना मिला, आर एन मिला टी साइन 90 माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। एग्रीड। और अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ काम आ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस आर इज कॉस आर, तो साइन 90 माइनस आर को क्या लिखूंगा मैं, कॉस आर। तो मैंने लिखा कॉस आर, नीचे कॉस आर से कॉस आर कट गया, क्या आ गया टी। तो लेटरल डेविएशन कितना हुआ, टी के बराबर। टी के बराबर लेटरल डेविएशन का मतलब यह है कि ये जो रे जाएगी, लेजर लाइट तुमने डाली है यहाँ पर, इसका डॉट यहाँ नजर आएगा दीवार पर, तो कितना लेटरली डेविएट हो गया, विद अमाउंट टी। ग्लेंसिंग इंसिडेंस में क्या होता है, प्रैक्टिकली जब तुम करके देखोगे, कुछ लाइट जो ग्लास स्लैब को नहीं छू रही है, नहीं छू रही है, तो उसकी कुछ रोशनी यहाँ पहुंचेगी, और जो ग्लास स्लैब को छुएगी वो पूरा अमाउंट टी से डेविएट होकर यहाँ पर पहुंचेगी। ये तुम प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। और यहीं पर तुमसे पूछे नॉर्मल इंसिडेंस के लिए बताओ डेविएशन कितना। नॉर्मल इंसिडेंस अगर तुमने लिया तो आई को 0 कर दोगे, आई को 0 करते ही आर वो भी 0 हो गया। या आर हम आई इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं कर सकते इसको स्नेल्स लॉ को, या बोले आर भी 0 हो जाएगा। आई 0 होगा तो आर भी 0 हो जाएगा, और आर के 0 होते ही है 0 हो जाएगा, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो पूरी टर्म 0 होने से कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी नॉर्मल इंसिडेंस, देयर विल बी नो डेविएशन। तो ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। कोई भी बात जो पूछनी है तुम पूछ